नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास जी। पंकज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। एकदम सर, रात तो भारी है, लेकिन किस पे भारी है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ये रात जनता पे भारी होती थी। इससे पहले 2021-2024 तक ये रात जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते थे उन पे भारी होती थी। लेकिन इस बार सर माहौल बदल गया है। इस बार ये रात तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भारी है, ये रात सत्ता पक्ष के ऊपर भारी है, ये रात उन गुंडों के ऊपर भारी है जो गुंडे बाइक लेकर डराते थे, जो घर घर जाकर वोटरों को धमकाते थे। सीपीएम के टाइम पे सादा कफन देते थे, ये सीपीएम का स्टाइल था, सादा कफन वाला। टीएमसी के टाइम पे अब कफन वफन तो नहीं आता है, अब जी बाइक पर गुंडे आते हैं, 10-20 बाइक आते हैं घर के सामने। लेकिन ये खेला, ममता बनर्जी का जो खेला होबे वाला स्लोगन था, वो ये खेला डायमंड हार्बर में हमने देखा कि शुरू हुआ था, और शुरू होते ही इस बार ये खत्म भी हो गया। जहांगीर के जो बाइक वाहिनी के जो लोग थे उनको स्पॉट किया गया है, लोगों ने ही सामने आकर इलेक्शन कमीशन को वो सीसीटीवी फुटेज हैंड ओवर किया है। और इस बार वो खेला होबे जय बांग्ला, ये स्लोगन थोड़ा सा कम सुनने में आ रहा है रात को, इसलिए जनता इस बार निश्चिंत है। और भारी टीएमसी पे है, जहांगीर पे भारी है, और जहांगीर जैसे लोग, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 1,500 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी है अभी तक, और ज्यादातर लोगों को बेल नहीं मिला है, जेल में रात काटना पड़ रहा है, पुलिस कस्टडी में रात काटना पड़ रहा है। मैं अमित शाह के दो बयान देख रहा था पंकज जी। एक, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता गुंडे अब दीदी की सुनेंगे, दीदी पर बचाने का भरोसा करके गुंडे रिस्क नहीं लेंगे। ममता दीदी अब जा रही हैं और जाने वालों की कोई नहीं सुनता। दूसरा बयान उनका, 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने जाइए, दीदी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बैठा रखी है। आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आने वाली है, फिर भी 60 दिनों तक सीएपीएफ यहीं रहने वाली है। ये एक बड़ा एश्योरेंस भी है, और जो लोग थोड़ा बहुत अभी दहशत में होंगे उनका भय निकालने की एक कोशिश भी है। हम लोगों ने जो दहशत देखा है, हम लोगों ने जो टीएमसी का गुंडागिरी सहा है, उसके बाद ये तो कुछ दहशत लग नहीं रहा। बंगाल के लोगों को ये दहशत अभी कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दहशत तो है ही नहीं। दहशत जिसको कहते हैं, दहशत मतलब क्या, लोग जिस परिस्थिति से इतने दिनों तक वाकिफ थे वो परिस्थिति तो हट गया है, अंधेरा बहुत हद तक छट गया है और दूर सवेरा दिख रहा है। अभी रात में ऐसा नहीं है कि सारे गुंडे ठीक हो गए हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि गुंडे साथ नहीं देंगे, ये तो सच है कि सारे गुंडे साथ नहीं दे रहे, लेकिन जिन गुंडों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, और 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ों की संपत्ति बनाई, उनको तो ये भी डर है कि टीएमसी अगर चली जाएगी तो मेरा ये सारा संपत्ति या तो ईडी के हाथों अटैच हो जाएगा, ये जनता तोड़ फोड़ कर देगी मेरा घर। क्योंकि सीपीएम के टाइम में जिन लोगों ने पैसा बनाया था, आपको याद होगा, नंदीग्राम में, फिर झाड़ग्राम, बहुत सारे जगह पे सीपीएम के जो बड़े बड़े पैसे बनाए हुए नेता थे, उनका घर पूरा खंडहर बना दिया गया था, तोड़ फोड़ एकदम, लोग छेनी हथौड़ी लेके तोड़ दिए थे, एकदम आम आदमी। तो इनके साथ भी वो रिपीट होगा, क्योंकि इन लोगों ने ही तोड़ा था। तो इनको पता है कि सरकार जाती है तो क्या होता है, तो इसलिए अपनी सरकार बचाने के लिए इनको भी तो सर खेलने का मौका थोड़ा तो मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी है। तो ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार जनता एकदम ठान चुकी है। एवं फर्स्ट पेज में हमने देखा है कि फर्स्ट पेज में सिर्फ तो नॉर्थ बंगाल में इलेक्शन नहीं हुआ, साउथ बंगाल में भी इलेक्शन हुआ है। मेदिनीपुर तो प्योर साउथ बंगाल है, दोनों मेदिनीपुर प्योर साउथ बंगाल है, वर्धमान में इलेक्शन हुआ है। तो इस बार साउथ बंगाल में भी, नॉर्थ बंगाल में जिस तरह से हिंदू एकदम यूनाइटेड होकर हिंदुओं ने वोट किया है, साउथ बंगाल नॉर्थ बंगाल हर जगह किया है। हाँ, मुसलमानों के कुछ जगह में इस बार तुलनामूलक थोड़ा सा कम उनके इलाके में वोटिंग हुआ है, क्योंकि बहुत सारा उनका नाम कट गया, वो बात अलग है। बट मुझे लगता है कि सेकेंड फेज में
और ज्यादा लोग सामने आकर वोट करेंगे, क्योंकि यही इलाका जो है साउथ बंगाल का, जो नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, कोलकाता है, ये ज्यादा दहशत भरा इलाका है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली थोड़ा साउंड इलाका है, शहर है, यहाँ पैसे कमाने का साधन है, और कोलकाता पावर सेंटर है टीएमसी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार इस इलाके में जनता घर में दुबक के बैठी रहेगी। टीएमसी जितना भी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन डरा तो पा नहीं रही है। तो इस बार लोग सामने आएंगे, वोट देंगे और बदलाव के पक्ष में वोट देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ हार्ट पर बैठे हैं, कलकत्ता में बैठे हैं, तो वहाँ की जो हार्ट बीट है उसको अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हैं। पंकज जी, ये जो रात है, ये तैयारियों के हिसाब से तैयारी किसकी? चुनाव आयोग की, जो सुरक्षा में लगे हैं उनकी, और जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं उनकी, उस लिहाज से कितनी अहम है? और जो टीएमसी वाले अभी भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके तो बूथों पर बैठने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं है। दिल्ली में भी मैं एक चैनल को अभी देख रहा था, सुन रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि वैसे तो भीड़ जुटा लेते हैं रोड शो के दौरान, सभाओं के दौरान, लेकिन उनके पास जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, जो लोग यहाँ बैठ करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, एक शब्द में बोलूं तो दीज आर प्रेस्टिट्यूट्स, सॉरी फॉर द स्लैंग बट दिस इज द ट्रूथ। ममता बनर्जी के साथ, आपको पता है, ममता बनर्जी 1 साल 2 साल में विदेश का दौरा करती है। विदेश के दौरा जब करते हैं तो वो तो बोलते हैं कि मैं जा रहे हूँ वेस्ट बंगाल के लिए पैसा इकट्ठा करने, बिजनेस के लिए। तो वो तो दिखाती है कि मैं बिजनेस के दौरे पे जा रही हूँ, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। लेकिन उनके साथ कौन जाते हैं? उनके साथ ज्यादातर तो पत्रकार जाते हैं, जिनके पास अगर ममता बनर्जी ना हो तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। उनके साथ तो बिजनेसमैन होना चाहिए, बिजनेस ट्रिप अगर है तो जिस तरीके से ये लोग बंगाल में अलग अलग प्रतिष्ठान के हेड बन के बैठे हुए हैं, और अत्यंत खराब भाषा में बोलता हूं कि ममता बनर्जी की दलाली करते हैं वो लोग। और सिर्फ बंगाल में ये लोग नहीं है, जो कल्चरल मार्क्सिस्ट है वो अभी भी जिंदा है, वो दिल्ली में भी है, वो बंगाल में भी है। तो इसी टाइप के लोग हैं। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो इसी टाइप के ही लोग होंगे, जो नहीं चाहते हैं कि बंगाल में अच्छी परिस्थिति हो। क्योंकि सच तो ये सच है कि बंगाल में जो शासक दल होता है, जो पावर में रहता है, उसके पास ज्यादा काडर होता है। क्योंकि सरकारी पक्ष के पास सत्ता, जिनके पास सत्ता होती है, उनके पास खाने के लिए दूध मलाई होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी अब एकदम कमजोर है। हाँ, ये सच है कि 2021 के बाद टीएमसी ने जो अत्याचार किया था, टीएमसी ने जो पोस्ट पोल वायलेंस करा था, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता घर में घुस गए, ये सच्चाई है। लेकिन 2024 के बाद उनका फिर मनोबल बढ़ा है। 2024 के बाद परिस्थिति बहुत बदला है। ईडी का छापा हो, सीबीआई का छापा हो, उनके बड़े बड़े कद्दावर नेता मंत्री एक एक करके जब जेल जाने लगे, टीएमसी का जब मनोबल बढ़ा, टीएमसी डराने धमकाने के काबिल जब नहीं रही, लोगों को समझ में आने लगा कि, और एक बड़ा लेफ्ट वालों ने एक बड़ा नैरेटिव चलाया था, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के लोअर लेवल वर्कर हो उनको भुगतना पड़ा है कि सेटिंग है। इतने सारे मीडिया में ये हल्ला चलाया गया कि अरे बीजेपी के साथ टीएमसी का सेटिंग है, वो दिल्ली में बंगाल में दोस्ती, दिल्ली में कुश्ती करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स थे उनके मनोबल पे ही असर पड़ा। बाद में जब ये सेटिंग का नैरेटिव जब टूटा, तब तो हम तो अब देख रहे हैं कि बीजेपी अब एकदम नेक टू नेक फाइट करने की जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी के पास बैठने के लिए वो क्या बोलते हैं, पोलिंग एजेंट्स नहीं है, और काउंटिंग के समय भी काउंटिंग एजेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि साउथ 24 परगना में अभी भी 1-2 जगहों पे
और मैक्सिमम मुस्लिम बूथ पे, जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट है 80-90%, जहां पर हिंदू मतलब क्या बोले, वो लगता ही नहीं कि हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, नाम है हिंदुस्तान, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत जगह पे पॉकेट पॉकेट पाकिस्तान बन चुका है। तो पॉकेट बिल्कुल। पाकिस्तान में हो सकता है कि कहीं कहीं वहां पे बूथ एजेंट ना मिले, लेकिन दिस इज नॉट द ट्रूथ। एक लार्जर पिक्चर में ये एकदम झूठ है। पंकज जी, चर्चा तो सबसे ज्यादा आज और कल शाम से ही उस वीडियो की हो रही है जिसमें 24 साउथ परगना के ऑब्जर्वर बना करके भेजे गए उत्तर प्रदेश के आईपीएस अजयपाल शर्मा जहांगीर खान के गुर्गों को जाकर के हड़का रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि इस बार बंगाल पुलिस के हेड कांस्टेबल, दरोगा, कांस्टेबल वो टीएमसी के गुंडों को दौड़ा रहे हैं, उनके कॉलर पकड़ करके घसीट रहे हैं, उनकी कमीजें फट जा रही हैं, उठा उठा करके अंदर डाला जा रहा है। ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? सर, पुलिस के जो पुलिस का ऊपरी तबका है, आईपीएस लेवल जो है, मान लीजिए एसीपी, डीसीपी वगैरह का जो रैंक है, सीपी, एसपी, ये तो सर मलाई में डूबा हुआ रहता है। इंस्पेक्टर भी मलाई में डूबा हुआ रहता है, क्योंकि जो कटमनी का जो क्या बोले, कटमनी का जो कट आता है वो पहले थाने में आता है, और टीएमसी के कार्यकर्ता के, टीएमसी के जो लोकल बड़े नेता होते हैं, जैसे क्या बोले उसको, यहाँ उसको नगर का जो प्रेसिडेंट होता है, या जिला का जो जिलाध्यक्ष जो होता है, उनके पास जाता है। एक एक जगह पे एक एक तरह का सिस्टम है। तो जो लोअर लेवल का जो पुलिस है, जैसा कि आपने बताया, जो हेड कांस्टेबल है, जो कांस्टेबल है, या सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, सारे लोगों के पास वो दूध मलाई नहीं पहुंचता है। तो जिनके पास मलाई नहीं पहुंचता है और देख रहा है कि सामने बैठा कोई दूसरा मलाई खा रहा है, तो मन में उसके तो दुख होगा ही। पुलिस को भी डीए नहीं मिला है। अब जितने दिन ममता बनर्जी धौंस जमा के चलती थी, तो उनको धौंस सहना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जिनको मलाई खिलाती है उनको भी धौंस नहीं दिखाती, उनको भी उनके साथ मतलब जानवरों जैसा ट्रीटमेंट करती है। एक अफसर हुआ करते थे रंजीत पचानंदा, कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे सीपीएम के जमाने के, और लेफ्ट रिजिम के जाने के बाद भी कुछ दिनों तक वो वेस्ट बंगाल पुलिस को सर्व करते थे। तो ममता बनर्जी अपने पूजा में उनको जूता वर्दी खुलवा के उनसे घर पे काम करवाती थी। उनका नाम था, पूरा नाम रंजीत पचानंदा। तो उनको पोचा पोचा बोल के बुलाती थी। पोचा मतलब बंगला में उसको सड़ा हुआ बोलते हैं, वो शॉर्टकट में उनको पोचा बोलती थी कि पोचा के डेके नहीं आए। तो इस तरीके से बात करती थी, या तो उनका घर का कोई सदस्य हो या तो नौकर हो। और बहुत बार हमने अपनी आंखों से देखा है ममता बनर्जी किस तरीके से पुलिस को ट्रीट करती है। ममता बनर्जी ऑफ कैमरा पुलिस के साथ इतना बदसलूकी करती है कि वो आदमी हजम नहीं कर पाए। जो वर्दी वाला होता है उसको बहुत कुछ हजम करना मुश्किल होता है। तो अब जब ममता बनर्जी के चंगुल से थोड़ा मोड़ा ये लोग निकले हैं, उनको लग रहा है कि छुटकारा शायद इस बार हो जाए, या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है लोगों को। तो वो भी अपना रूप दिखा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से काम कर सकते। पुलिस सिर्फ बंगाल में टेबल के नीचे छुपने के लिए नहीं है, पुलिस सिर्फ रोड़े पत्थर खाने के लिए नहीं है, या लुंगी वाहिनी दौड़ के आके लुंगी उठा के मारेंगे और पुलिस हजम कर लेगी, इसके लिए नहीं। पुलिस के पास भी पावर है, पुलिस के पास सब कुछ है, हौसला है। लेकिन बिल्कुल, जो पुलिस मंत्री थी जिस तरीके से चला रही थी उस तरीके से पुलिस चल रहे थे। अब तो इलेक्शन कमीशन जैसा उनको डायरेक्शन दे रहे वैसा वो चल रहे हैं। पंकज जी, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि आप लोग कलकत्ता में बैठे हैं और आप लोगों ने आकलन नहीं लगाया होगा। 142 सीटों में आप लोगों ने जरूर जुड़ा भाग कर लिया होगा कि कौन सी सीटें हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकती हैं, और कौन सी सीटें हैं जो अभी भी टीएमसी की स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी हुई हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर दें। सर, सेकेंड फेज में नादिया में 17 सीटें। नादिया में मेरे हिसाब से 3 सीट सिर्फ टीएमसी के पाले में जाएगा। 3 सीट है, पलासीपाड़ा, तेहट्टो और चापड़ा। बाकी 14 सीट बीजेपी के फेवर में रहेगा। नादिया
स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का। और जो लोग दिल्ली में बैठ के या कहीं भी बैठ के, मैं सिर्फ दिल्ली ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, देश के किसी भी कोने में बैठ के जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ बीजेपी कमजोर है, वो अपना मोतियाबिंद हटाने के लिए नदिया में आ सकते हैं, कोलकाता में भी आ सकते हैं, नॉर्थ 24 परगना के किसी भी प्रांत में आ सकते हैं, लेकिन नौदिया, बनगांव, इन जगह पे वो आए और देखे, उनका मोतियाबिंद एकदम आराम से हट जाएगा। यहाँ आपको टीएमसी नहीं दिखेगा। जी बहुत सारे नॉर्थ बंगाल में वो लोग आ जाए, देख लें किसका पावर ज्यादा है। एक एक यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का, और ये सोशल स्ट्रक्चर बीजेपी और टीएमसी में डिफरेंस ला देता है। इसी की वजह से इसके लिए तो एक लार्ज डिस्कशन का मतलब इशू है, तो उसको अलग रख के आज इलेक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जी नदिया के बाद आ जाते हैं हुगली में। हुगली में सर 18 सीटें, 18 में से कम 11 से 12 बीजेपी के फेवर में रहेगा, और ये 11 अगर बढ़ के 15 तक भी जाए तो किसी को नहीं चौंकना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज से पहले 11 सीटें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और अभी तो लग रहा है कि सेकेंड फेज में, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जब ये कैलकुलेशन किया था तब उस समय फर्स्ट फेज भी नहीं हुआ था। उस समय किस तरीके से चुनाव होगा ये हम लोगों को समझ में उतना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके का चुनाव अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फेयर इलेक्शन किसको बोलते हैं 2011 में थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने देखा था, और इस बार 2011 से भी ज्यादा फेयर इलेक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। अब काउंटिंग की बात नहीं कह सकते, काउंटिंग जब तक नहीं हो रहा, लेकिन इस बार हम लोगों को लग रहा है कि काउंटिंग भी सही तरीके से होगा। और सेकेंड फेज में जो हम लोगों ने आकलन किया है वो फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले किया है, इसीलिए 11 मिनिमम 11 मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव वे में 11 लेके ही चले। और नॉर्थ 24 परगना में 33 सीट है। नॉर्थ 24 परगना में बसीरहाट दक्षिण, मतलब बसीरहाट सब डिवीजन की अगर बात करें तो बसीरहाट सब डिवीजन में 3 सीटें हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को आ सकता है। वहां पे बीजेपी कमजोर है, क्योंकि दैट इज मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया। वहां संदेशखाली, हिंगलगंज और बसीरहाट दक्षिण, तीन सीट वहां से आ सकता है। बनगांव में कहीं टीएमसी का खाता नहीं खुलेगा। उसके बाद बारासात में कुछ जगह पे वो 50-50 इशू है, और कुछ जगह पे टीएमसी भी जीतेगी। और बैरकपुर में, जगतदल, नोआपाड़ा, इन सब इलाकों में बीजेपी भारी है। ओवरऑल अगर टीएमसी की बात करें तो नॉर्थ 24 परगना में, ग्रेटर कोलकाता रीजन को पकड़ के, और टोटल नॉर्थ 24 परगना में आउट ऑफ 33 में बीजेपी को मिनिमम 18 सीट आएगा, मिनिमम 18 सीट। बड़ी बात है। हाँ, ये तो आएगा ही। साउथ 24 परगना में बीजेपी कमजोर है, और वहां पे टीएमसी सच है। वो लोग जो लोग बोलते हैं कहीं पे भी बैठ के कि बीजेपी का काडर नहीं है, मुझे लगता है वो सिर्फ साउथ 24 परगना की बात करते हैं, क्योंकि साउथ 24 परगना में ये जो जहांगीर वाहिनी है, जो अभिषेक बनर्जी के गुंडे हैं, वो इतना दिन सच में धमका के रखते थे, जिसकी वजह से बीजेपी का काडर कभी वहां पे बन ही नहीं पाया। वहां भी उसके लिए बहुत ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का डोमिनेंस, उनका डर जिम्मेदार है। और एक चीज जिम्मेदार है, वो उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक लाइन बोलूंगा, कहीं ना कहीं बीजेपी इस जगह पे इतने दिनों तक फोकस नहीं किया था। अगर इससे पहले बीजेपी और ज्यादा फोकस करता है यहाँ पे, तो आज 3-4 सीट नहीं, बीजेपी को साउथ 24 परगना से भी कम से कम 5, 7 या 10 तक सीट आ सकता था। लेकिन एज पर द सिचुएशन अभी तक बीजेपी को यहाँ पे, हम लोगों ने जब ये शीट बनाया था उस समय हम लोगों ने 1 सीट बीजेपी को दिया था। अभी लग रहा है कि 3-4 सीट आ सकता है फ्रॉम साउथ 24 परगना। ये सबसे बड़ा ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट है। 31 सीटें हैं, 31 सीटों में ममता बनर्जी मैक्सिमम सीट यहाँ से जीतेंगे जी। तो, और यहाँ 2 सीट कम से कम आईएसएफ जीतेगा। उसमें एक है भांगड़, एक है बारुईपुर पूर्व। और अभी जो सिचुएशन है, और फेयरली अगर इलेक्शन हुआ तो कैनिंग का जो सीट है वो भी आईएसएफ जीत सकता है। यहाँ बीजेपी जैसे 3-4 सीट जीत सकता है, आईएसएफ भी यहाँ से 3-4 सीट कम से कम जीतेगा। 2 सीट एकदम पक्का है, बारुईपुर पूर्व और आपका भांगड़ का, और कैनिंग वहां पे भी ये एकदम बराबर के टक्कर में है। तो 3 सीट कम से कम आईएसएफ के लिए इस जिले से हम लोग पकड़ सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है मतलब वेस्ट बंगाल का हार्टलैंड जो है कोलकाता में यहाँ हम लोग बीजेपी के लिए 6 सीट पकड़ा है 11 में से आउट ऑफ 11।
और टीएमसी के लिए 5 सीट है। उसमें से एक सीट तो आपको बता ही देता हूं कि भवानीपुर है, जो ममता बनर्जी जितना जोर लगा ले, ममता बनर्जी इस बार इस सीट से हारेंगी। उनकी सत्ता भी जाएगी और उनके साथ, सत्ता के साथ उनका जो अपना सीट है वो भी जाएगा। और यही बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी हार सकती हैं, हार रही हैं, आप ये कह रहे हैं? एकदम। जो क्योंकि सर चुनाव तो बंगाल में होता नहीं है, चुनाव करवाना पड़ता है। तो चुनाव करवाने के माहिर आदमी है, जैसा कि मैंने पहले शो में भी बताया, शुभेंदु अधिकारी चुनाव करवाने के माहिर आदमी। जी जी। और मालदा, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में ममता बनर्जी 2016 तक खाता नहीं खोल पाती थी। बहुत बुरी हालत था, यहाँ पे बुरा हालत था टीएमसी का। तो इन शुभेंदु अधिकारी को ही भेजा गया था मालदा, मुर्शिदाबाद में जोड़ा फूल खिलाने के लिए, घास फूल खिलाने के लिए। और यही जाके वहां तोड़ जोड़ की जो राजनीति जिसको कहते हैं, जिसमें अमित शाह जी भी माहिर है, लोग ऐसा बोलते हैं, तो प्लस वो राजनीति था। और इलेक्शन जैसे करवाया जाता है बंगाल में, इलेक्शन पॉलिटिक्स, तो इस बार भी शुभेंदु अधिकारी में तैयार है। और जी, भवानीपुर में उनके कैंपेन में जिस तरीके का भीड़ हुआ, ममता बनर्जी के कैंपेन में जिस तरीके से एकदम फाका फाका सुना सुना कैंपेन हुआ है। लास्ट कल हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी के साथ सिर्फ पुलिस था। पैसे देने, चुनाव में तो सर पैसे देने पड़ते हैं, इसमें तो कोई बिल्कुल सही है। इसमें मैं इसको गलत या सही क्या हिसाब से मैं नहीं देखता हूं। तो टीएमसी पैसे देने के बाद भी आदमी वो इकट्ठा नहीं कर पाई। ममता बनर्जी लास्ट फेज में एकदम सुना सुना कैंपेन हुआ। वो लग रहा था कि बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे। तो भवानीपुर इस बार ममता बनर्जी को लगता है कि खाली हाथ वापस कर देगा। और एट लास्ट हावड़ा में आते हैं। हावड़ा में सर 15 सीटें हैं। 15 में बीजेपी को पहले हम लोगों को लग रहा था कि सिर्फ बाली सीट आ सकता है, अभी 3-4 सीट हावड़ा में कम से कम आएगा। और पूर्व वर्धमान वहां भी 5-7 सीट बीजेपी को आएगा। ओवरऑल लगता है कि सेकेंड फेज में 70 सीट के आसपास बीजेपी को कम से कम आना चाहिए। और फर्स्ट फेज में हमने 107 पकड़ा था। अगर 107 को 110 पकड़ेंगे और इस 70 को जोड़ते हैं तो 180 तक बीजेपी जाता है। और उस हिसाब से अगर प्लस माइनस करेंगे तो कम से कम 160, मैक्सिमम 180। इससे 160 से बीजेपी नीचे तो नहीं जाएगी। जी जी। अमित शाह कितने दिन लगा करके गए हैं साहब पश्चिम बंगाल में? 16 दिन या 15 दिन? वही 15-16 दिन वो थे। इतना लंबा और इतना दिन वो नहीं थे। इसके पहले सरसंघ चालक जी आए थे, 10 दिन कंटिन्यू रहे थे। उसके बाद भी वो 4 दिन रहे थे। तो सरसंघ चालक जी के साथ साथ आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी वो भी यहाँ रह के गए हैं। उनकी भी, हालांकि उनका इलेक्शन के साथ क्या लेना देना है मुझे नहीं पता, फिर भी बीजेपी वाले लोगों का कहना है या आरएसएस वालों का कहना है कि जैसा परिस्थिति बंगाल में तैयार हुआ है, तो उन लोगों को भी लगा कि उनका भी सोशल स्ट्रक्चर का सुधार करने के लिए, जिस तरीके से यहाँ पे इंक्लूजन हुआ है बांग्लादेशी मुसलमानों का और यहाँ जिस तरीके से डेमोग्राफी बदला है, तो आरएसएस का भी इसमें रोल रहना चाहिए। तो आरएसएस के भी जो पदाधिकारी है वो भी थे, अमित शाह जी थे, नितिन नवीन जी बार बार यहाँ पे आए हैं, बीजेपी के दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी भी वो हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी, सारे 20 राज्यों के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी है। सारे कुछ मुझे पता नहीं, और पता होगा तो भी अभी फिलहाल नहीं बोलना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। तो इस बार खेला होबे और खेला बीजेपी खेलबे। करीब 5 महीने पहले कोलकाता का एक प्रवास था इनका, संवाद कार्यक्रम करके पूरे देश में अलग अलग बड़े शहरों में जा रहे थे संघ प्रमुख। और तब उन्होंने अच्छा यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, टोटल 120 लोगों को बुलाया गया था पश्चिम बंगाल में, और उस 120 में या 11 सौभाग्यशाली यूट्यूबर में सर मैं भी था। हाँ, तो तब उन्होंने किसी के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर एकजुट प्रयास किया जाए
तो बंगाल में भी परिवर्तन हो सकता है, यहाँ भी परिवर्तन हो सकता है। तो इस संदर्भ को, उनके इस बयान को अगर हम हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, इन 4 राज्यों में मिली कामयाबी से जोड़ें, और अब दबा छिपा नहीं है कि इन चारों स्टेट में जमीन पर जाकर के महीनों महीनों पहले संघ के पूरे कैडर ने ताकत झोंकी। ताकत इस रूप में नहीं कि कोई जाकर के किसी को धमकाया, लेकिन समझाने वाला, और इनका प्रचार करने का अलग तरीका होता है, संपर्क करने का एक अलग तरीका होता है। 2-2, 3-3 बार एक-एक घर के सदस्यों से मेल मुलाकात, तमाम चीजें, वो चीजें क्या बंगाल में भी हुई हैं इस बार? सर, सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे ये लगा कि पहले बंगाल में आज से 10 साल पहले, 10 साल या 15 साल पहले, अगर आप भद्रलोक या एलिट या कुछ भी कह ले, समाज में जाने माने अगर आपको स्थान पाना है तो आपको वामपंथी होना मस्ट था। आप अगर वामपंथी नहीं है तो आप नालायक किस्म का आदमी, आप इंसान है ही नहीं, या गिरे टाइप के इंसान है, अच्छे नहीं। तो उस नैरेटिव को तोड़ने में संघ का बहुत बड़ा रोल था। ये संघ का जो संपर्क अभियान था वो बहुत बड़ा रोल था। आप इस बार आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो यहाँ के जो जाने माने लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, पहले तो जितने भी यहाँ पे वामपंथी डॉक्टर थे, वामपंथी डॉक्टर का जो बड़ा ग्रुप है वो टूट के अब बीजेपी में आया है। ये बहुत दिनों से संघ बिहाइंड द सीन ये कर रहा है। और डॉक्टर्स में जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, तो जितना भी बंगाल का जो शिक्षित समाज है, शिक्षित वर्ग है, एलिट क्लास है, उनमें तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इसलिए इस बार जो लेफ्ट वाले हैं या टीएमसी वाले हैं, वो हर नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ उनको वो दिख रहे हैं। कोई भी नैरेटिव चलाते, पहले क्या होता था, कोई भी टीएमसी अगर कोई नैरेटिव चला देते तो उसके साथ साथ ये भी एक ही सुर में चिल्लाने लगते थे, तो उसका एक बड़ा मेंटल इफेक्ट होता है समाज में। अब कहीं ना कहीं टीएमसी उस जगह पे पिछड़ता हुआ दिख रहा है। कुछ चुप हो गए हैं और कुछ टीएमसी से अलग हो गए हैं और मैक्सिमम पाला बदल के इस साइड आ गए। तो ये संघ का एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें था। और हिंदुओं को इकट्ठा करने में संघ का बहुत बड़ा रोल था। हिंदू एकता सम्मेलन संघ ने हर जगह किया है, छोटे छोटे गलियों में, नुक्कड़ में कार्यक्रम किया है, जहाँ पे फ्लैट्स हैं। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जगह जगह पर भी तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उन सारे कॉम्प्लेक्स में संघ के लोग जाके कॉम्प्लेक्स में ये हिंदू एकता का कार्यक्रम वो लोग किए। तो बिहाइंड द सिनेरियो टीएमसी के समझने के पहले ही संघ ने अपना खेल दिया है। घर घर जाके हिंदुओं को समझाने में संघ का बहुत बड़ा रोल था। और इस बार जो परिवर्तन हो रहा है इसमें संघ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और उस बयान का भी हिंदुओं को एकजुट करने में बहुत बड़ा रोल है, पंकज जी, जो ममता बनर्जी ने दिया था। हाँ, वो मैंने सुना है। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, शायद किसी आर्मी पर्सनल का वो क्वेश्चन था, उसके जवाब में उन्होंने ये बताया था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन ये उनका ये रिप्लाई मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि सब अगर एक साथ प्रयास करेंगे तो ये परिवर्तन हो जाएगा। और स्टेज के बाद वो जब उतर रहे थे तो मैंने सर पूछा था, सर आप क्या चाहते हैं? तो मुस्कुराते हुए संघ संचालक जी ने मुझे बताया था कि जो आप चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। तो इशारों में उन्होंने संघ का मिजाज, संघ का रवैया उन्होंने सबके सामने वो जाहिर किया था। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो जो लोगों में कहीं ना कहीं एक टेंशन था कि बीजेपी और टीएमसी में सेटिंग है, ये सारे लोगों के मन में था, हम लोगों के भी मन में था। क्योंकि जो कार्रवाई बीजेपी को करना चाहिए था या जो कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, इतने करप्ट लोग टीएमसी में है, उनका करप्शन सामने दिख रहा है, चार्जशीट में उनका नाम था, फिर भी लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। ये एक बड़ा कारण था कि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि सेटिंग नहीं, कहीं ना कहीं सेटिंग नहीं है। तो फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि
पॉलिटिक्स को भी उसमें ध्यान में रखना पड़ता है, और सामने इलेक्शन बिल्कुल। है, कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, और गिरफ्तार करने के बाद जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है अगर वो छूट जाए तो उसका इलेक्शन पे क्या प्रभाव होगा। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन को ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और आज गिरफ्तार नहीं हो रहा है इसका मतलब कल गिरफ्तार नहीं होगा, कभी गिरफ्तार नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। गिरफ्तारी जरूर होगी, और समय से होगी, कायदे से होगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ने भी अब बताया है, तो लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, और जिसका इफेक्ट सर इलेक्शन में तो दिख रहा है। और आखिर में जरूर ये चाहूंगा कि इस पर आप अपनी राय दें, अपना आकलन बताएं। 152 सीटों के लिए 93 पॉइंट समथिंग टर्नआउट हुआ। 142 के लिए ये 93 से ऊपर जाएगा या कम रह सकता है। और इस रात जब हम बात कर रहे हैं, इस शाम से लेकर के और कल सुबह तक और मतदान के समय, क्या टीएमसी के जो गुंडा तत्व हैं वो फिर कुछ यज्ञ में हड्डी डालने की कोशिश कर सकते हैं? कोशिश तो जरूर करेंगे। कोशिश करना उनका काम है और रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है। और कोशिश तो जरूर करेंगे, इसलिए क्योंकि यही उनका आखिरी दाव है। पहले दाव में तो वो पिछड़ चुके हैं, उनको पता है। अगर वो पिछड़े हुए नहीं होते तो ममता बनर्जी नहीं बोलती कि कम से कम मुझे 200 सीट आप लोग लाके दीजिए, नहीं तो बीजेपी तोड़ मरोड़ की राजनीति करके मेरे विधायक को तोड़ के सरकार बना लेगी। तो उनको पता है कि वो कितना पिछड़ चुके हैं, और 142 में से अगर उनको जीतना है तो इस 142 में 100 उनको निकालना है। ये टीएमसी के लिए इट विल बी ए वेरी टफ टास्क टू गेट 100 आउट ऑफ 142। तो इसी के वजह से वो लोग कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो कुछ कर ना पाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। आज मैं साउथ 24 परगना गया था, कोलकाता के अलग अलग इलाकों में गया था, और नॉर्थ 24 परगना, 3 डिस्ट्रिक्ट में आज मैं था। और रत्ना देवनाथ, जो कोलकाता में आरजीकर वाला जो वाकया हुआ था, और अभया की माता जी रत्ना देवनाथ, वो पानीहाटी से इस बार प्रत्याशी है भाजपा की, उनके इलाकों में भी गया था। तो सारे इलाकों में सेंट्रल फोर्स की जो तैनाती है वो एकदम ठीक ठाक है। जहां पे भी कुछ होने का आसार है, वहां पे भी सेंट्रल फोर्स है, पुलिस का नाका चेकिंग है। थोड़ा भी किसी गाड़ी को अगर संदेह हो रहा है तो रोक रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जो मोबिलाइजेशन होता है गुंडों का, अगर कहीं आप कुछ एक्शन करना चाहें तो खाली हाथ तो एक्शन करेंगे नहीं। डंडा लेकर तो बंगाल में एक्शन नहीं होता है। आपको हथियार चाहिए, आपको बम चाहिए। जहां जहां बम मतलब बनता है, वहां तो बम तो अभी नहीं बन रहा है, पहले से ही वहां पे वो सारा मामला सल्टा दिया गया है। फिर बम लेके आप कहीं जाएंगे, वो तो पहले से पता होता है कि कौन कौन इलाका सेंसिटिव है, वहां बम या हथियार ना आवे, उसके लिए कोशिश पहले से ये लोग तैयार थे। बम मुझे नहीं लगता है कि इस बार सही तरीके से टीएमसी के हाथ में पहुंचा है। और देसी कट्टे चाहिए, गोली चाहिए, ये सब भी पहले से ही सीज हो चुका है। आज भी कोलकाता के पास में एक इलाके में बहुत बड़ा सीजर हुआ है। तो ये सब बदमाशियां करने के लिए जो मोबिलाइजेशन जिन चीजों का चाहिए वो टीएमसी के पास इस बार तो है नहीं। और आदमी भी अगर कहीं से कहीं इकट्ठा करेंगे 3-4 इलाकों से, तो लोग लाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक जगह पे आप झमेला करेंगे। तो वो भी अब नहीं हो पा रहा है। ये सीआरपीएफ का कारवां काफिला जाने के बाद वो लोग मीडिया के कैमरा के सामने अगर चिल्लाना है तो चिल्ला सकते हैं, लेकिन झमेला करने के लिए या बड़ा बवाल करने के लिए जो सब चीज चाहिए वो टीएमसी के पास अभी नहीं। पंकज जी, एक टिप्पणी इस पर देखिए। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और बहुत हद तक मैं महाराष्ट्र भी मानता हूं, ये 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई माइनस मुस्लिम वोट। और अगर बंगाल में भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आप लोग जो कर रहे हैं इससे बाज आइए, क्योंकि आपके बिना सरकारें बन सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये 5वां राज्य होगा जहां साबित करने जा रही है। सर, बंगाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन हो सरकार तो होगा।
बंगाल इसलिए टफ है क्योंकि यहाँ मुस्लिम स्कैटर्ड जगह पे, आसाम में जैसे आप एक ही जगह पे एक ही इलाके में 40% मुसलमान रहता है, बंगाल में बहुत अलग 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 जिला कोई स्कैटर्ड है पूरा। आप अगर बांग्लादेश का जो अगर हमारा अगर बॉर्डर देखे तो पूरा बॉर्डर स्टेट में हर जगह पे ये स्कैटर्ड वे पे है, जिसके वजह से ये कम से कम 70-80 जगह पे ये अपना दबदबा कायम करते हैं। और इनके मन में ये घुसा दिया गया है कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। और सीपीएम वाले तो फिर भी थोड़ा दबा के, समझा के, बहला के, फुसला के रखते थे। टीएमसी वालों ने तो एकदम खुल्लम खुल्ला छूट दे के रखा था। ममता बनर्जी खुद इनके सपोर्ट में थी। ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि ये लोग 1 सेकंड में 12 बजा देंगे। वो खुद कहते हैं कि जब वो क्या कहते हैं, वो शुक्रवार को जुम्मे के दिन थोड़ा ये गुस्सा में रहते हैं ममता बनर्जी। और उनका वो जो विधायक है, उनका जो मंत्री है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम, वो कहता है कि जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान दुख की जिंदगी काट रहा है, गैर मुसलमान जीने लायक नहीं है। उर्दू बोलना 50% लोगों एक दिन आएगा जब 50% लोग उर्दू बोलेंगे। डॉन पत्रिका के रिपोर्टर को लाके वो बोलते हैं चलो तुम्हें मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ। और ममता बनर्जी उनको बाकायदे सपोर्ट करती है। ये 4 दिन पहले एक मंच पे वो बता रही थी कि उनकी माँ ब्राह्मण है, उनके पिताजी मुसलमान है, उनकी माँ ने ममता बनर्जी के माँ को खून दिया है, हम लोगों का खून का रिश्ता है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुसलमान कम्युनिटी को मैसेज दिया है, वो पॉलिटिक्स के लिए, भारतीय मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत एक काला अध्याय है। और इस बार बीजेपी आने के बाद ये मुस्लिम डोमिनेंस पॉलिटिक्स को अगर खत्म कर दिए है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी जीत। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो उनको तो ये प्रमाण करना चाहिए कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज नॉट मुस्लिम अलाइंड कंट्री, या किसी भी जनता के लिए विशेषाधिकार है, ऐसा तो नहीं है। तो ये विशेषाधिकार वाली जो राजनीति है वो खत्म जिस दिन होगी तो ये भारत के लिए अच्छा है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से निवेदन है, उनका चैनल है पॉलिटिकल डेली, पिछले प्रोग्राम में मैं बताना भूल गया था। पॉलिटिकल डेली को सब्सक्राइब भी करिए, सहयोग भी करिए। और पंकज जी आपने समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की, थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल भी और पंकज जी का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।